अब अगर हम व्यापारिक बैंकों के आधुनिक कार्य की बात करें तो जैसे कि कुछ समय पहले भी हमने देखा कि कौन कौन से उसके आधुनिक कार्य हैं। एक शॉर्ट में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से आधुनिक कार्य हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग, हमने फ़ोन पे, पेटीएम के बारे में जाना, भीम ऐप हम यूज़ करते हैं। हम नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे एक जगह से दूसरी जगह पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बैंक की जितनी फैसिलिटीज़ हैं, सारी की सारी फैसिलिटी इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत आती है। आप देखते होंगे कि जब भी आपके अकाउंट से मनी विड्रॉल होती है या जब भी आप अपने अकाउंट में कुछ मनी डिपॉजिट करते हैं तो तुरंत के तुरंत आपको मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में कितनी मनी विड्रॉल हुई है, कितना उसमें सेविंग है। तो ये सारी प्रक्रिया इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत आती है। प्लस आप केवल एक मिस कॉल से आपके अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं और पिछले ट्रांजैक्शन क्या क्या हुए, कब कब आपने पैसे निकाले, ये सारी जानकारी आपको सिर्फ एक बटन दबाने से घर पर बैठकर मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये सभी सेवाएं जो है बैंकिंग की, वो इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक इसी तरह आधुनिक कार्यों की हम बात करें तो सर्वत्र बैंकिंग एक इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि किस पूरे देश में जो बैंक है वो एक बैंक जो है जहां पर आप पैसे डिपॉजिट करते हो और कहीं भी उसकी दूसरी शाखा से, दूसरे एटीएम से, कहीं से भी आप उस पैसों को विड्रॉल कर सकते हो। वैसे ही अगर हम बात एटीएम की करें तो ये भी इसका की एक महत्वपूर्ण फैसिलिटी है, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसके बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसानी से हम एटीएम की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए बहुत आसानी से हम आवश्यकता की राशि प्राप्त कर सकते हैं। जब हम एटीएम जाते हैं अब पैसे विड्रॉल करने तो आप देखते हैं कि इस तरह की कुछ मशीन आपको दिखाई देती है जिसमें कुछ निर्देश दिए गए होते हैं। उस निर्देश को आप फॉलो करते जाते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर ये बताना होता है कि कौन सी फैसिलिटी आपको चाहिए, आपको मनी विड्रॉल करना है या आपको बैलेंस चेक करना है या और कोई फैसिलिटी चाहिए। जब अगर आपको मनी विड्रॉल करना है आप उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद बैंक आपसे यहाँ पर आपका पिन नंबर जो होता है, पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो दर्ज करने को कहता है। और इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ के फिर बैंक आपसे ये जानना चाहता है कि आपको कितनी धनराशि विड्रॉल करनी है, उसकी एंट्री करते हैं। और उसके बाद फिर बैंक जो होता है वो जो भी मनी आपको चाहिए रहती है वो आपको मिल जाती है। तो बहुत आसान सा हो गया है ये सब कार्य, जिसके लिए हमको घंटों पहले बैंक में लाइन लगाना पड़ता था। तो ये सारे जो कार्य होते हैं वो बैंक आधुनिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। और केवल एटीएम में हम पैसों को डिपॉजिट नहीं करते, बल्कि अब सभी बैंकों में लगभग उन मशीनों का भी प्रयोग किया जाने लगा है जब बहुत आसानी से आप उन मशीनों में अपने कैश जो अमाउंट होती है वो डिपॉजिट करा सकते हैं। और साथ में कुछ ऐसी मशीनें भी साथ में लगी हुई होती हैं जिनके आधार पर आप अपने पासबुक में अपनी अमाउंट जो आपने डिपॉजिट की और पिछला जो बैलेंस है उसकी एंट्री आप बहुत आसानी से कम समय में कर सकते हैं। अब आपको बैंक के एक बहुत महत्वपूर्ण सर्विस, एक बहुत महत्वपूर्ण सुविधा के बारे में जानकारी दे दें, जिसे हम कहते हैं साख पत्र यानी कि क्रेडिट कार्ड। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति और उसके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनकी जो सैलरी उस अकाउंट में आती है, उन सभी को एनालिसिस करते हुए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों को वो क्रेडिट कार्ड जारी करता है। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना यानी बैंक से लेना या ना लेना उस ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है। और बैंक का हमेशा ये प्रयास रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को प्रेरित करे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए। इसके अंतर्गत ये फैसिलिटी दी जाती है ग्राहकों को कि जो उनकी लिमिट निर्धारित की गई है क्रेडिट कार्ड की, उस अमाउंट तक वो जब चाहे, जहाँ चाहे अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं और उस कार्ड से पेमेंट
पेमेंट कर सकते हैं, उस कार्ड से उनकी आवश्यकताओं के वो सामान खरीद सकते हैं और जो भी क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत खर्च किए गए हैं वो जो धनराशि रहती है वो बैंकों को 45 दिन के भीतर लौटानी होती है। तो ज़रूरत पड़ने पर ये क्रेडिट कार्ड काम आ जाता है, लेकिन बहुत सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि बैंक जब हमको ये सारी फैसिलिटीज़ देती है तो जहां इसके बहुत सारे लाभ है वहीं इसकी बहुत सारी हानियां भी हैं। तो इसके बहुत सारी हानियां भी होती हैं। आप आए दिन समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में देखते होंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साइबर क्राइम से परेशान होते हैं। मोबाइल से अचानक से उनके अकाउंट से धनराशि उड़ जाती है, उनके मोबाइल पर OTP आता है, बाय मिस्टेक वो अपने OTP इन लोगों को बता देते हैं और उनके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो जब भी आप बैंकिंग संबंधी इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग करें तो बहुत सावधान रहें, सतर्क रहें। किसी भी कंडीशन में अपने KYC से संबंधित यानी अपने व्यक्तिगत जो जानकारियां हैं आधार कार्ड से संबंधित या पैन कार्ड से संबंधित वो किसी भी अन्य व्यक्ति से शेयर नहीं करनी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आपको बैंकिंग की इंटरनेट सेवाओं का वास्तविक लाभ मिल पाएगा। अब जबकि हम बात करते हैं बैंकों से ऋण लेने की, बैंकों की साख सुविधाओं की, तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो ऋण बैंक हमको देती है, जो पैसे बैंक हमको ऋण के रूप में देती है, वो पैसे बैंक के पास वास्तव में आते कहाँ से हैं? वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं साख निर्माण। तो आइए देखते हैं कि ये जो बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक जो होते हैं, वो अपने साख का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो जब हम बात करते हैं व्यापारिक बैंकों के साख निर्माण की, तो यहाँ पर स्पेयर्स की एक परिभाषा हमको याद आती है, जिनके अनुसार बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्थाएं नहीं है बल्कि ये कुछ सृजनकर्ता भी हैं। तो किस चीज़ का सृजन करती हैं? धन का। क्यों करती हैं? ताकि जरूरत पड़ने पर आपकी वो हेल्प कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यापारिक बैंक जो है वो दो तरीके से साख का निर्माण करते हैं। पहला प्राथमिक या नगद जमाएं जिन्हें हम कहते हैं, और दूसरा जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न जमाएं। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो वास्तव में प्राथमिक जमाएं हैं जो है वो वही जमाएं हैं जिन्हें कोई व्यक्ति अपने अकाउंट में किसी बैंक में, जिस बैंक का वो ग्राहक है, उसमें वो जमा कर देता है। एक उदाहरण के तौर पर ए जो है वो एक बैंक का ग्राहक है। इस बैंक में इसने 10,000 रुपये जमा कर दिए अपने अकाउंट में, तो ये जो 10,000 रुपये है बैंक के लिए वो प्राथमिक जमा कहलाएगी। दूसरा हम देखते हैं व्युत्पन्न जमाएं। तो व्युत्पन्न जमाएं क्या है? जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो बैंक उस व्यक्ति को ये पूरी ऋण की राशि उसके खाते में डाल देता है, उसके खाते में वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब इस कंडीशन में जो ये जमा राशि उसके खाते में होती है, उस व्यक्ति के खाते में, वो व्युत्पन्न जमाएं होती है। वो व्यक्ति जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है बैंक से वो राशि को आहरित कर लेता है। तो यहाँ हम प्राथमिक जमाओं और व्युत्पन्न जमाओं को काफ़ी संक्षेप में जानेंगे। व्युत्पन्न जमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर हॉम की एक परिभाषा हमको याद आती है। प्रोफेसर हॉम ने कहा कि व्युत्पन्न निक्षेप का निर्माण ही साख का सृजन होता है। वास्तव में व्युत्पन्न जमाओं के रूप में हम जो धनराशि जमा होती है वहीं से साख का सृजन होता है। किस प्रकार होता है, कैसे ये प्रक्रिया आगे चलती है, इसको हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि साख निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे चलती है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मनीष ने 10,000 रुपये अपने बैंक में जमा किए। उसके बैंक का नाम है ए। अपने बैंक में उसने जमा कर दिए, तो ये जो 10,000 रुपये है वो बैंक के लिए प्राथमिक जमा है। अब सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि बैंक ये जानता है कि ये जो ग्राहक है वो किसी भी वक्त ये जो पैसा है वो बैंक से निकाल लेगा, विड्रॉल कर लेगा। ऐसी कंडीशन में बैंक क्या करता है कि कुछ हिस्सा जो होता है वो बैंक में रखे रहता है अपने पास कैश, और कुछ हिस्सा जो होता है उसको वो अलग कर देता है, जिसे बाद में वो व्युत्पन्न जमाओं के रूप में यूज़ करता है। तो इसी उदाहरण से हम देखते हैं कि मान लीजिए इस 10,000 में से वो 20% यानी कि 20,000 जो है वो रखेगा
और 80% यानी कि 8,000 रुपये है जो है वो किसी व्यक्ति को वो उधार दे देगा। जो भी वहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करता है वो उसी पैसे में से एक्चुअली उधार देता है जो ग्राहक बैंक में जमा करके रखे रहते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे से इन जमाओं को मैनेज करता है, बहुत अच्छे से उसको देखता है कि कितनी राशि को बैंक के पास रखनी है और कितनी राशि को लोन के रूप में ग्राहकों को दे देनी है। तो इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि 8,000 रुपये वो उधार किसी को दे देता है। अब मान लीजिए कि बैंक जो है वो ये इस 8,000 रुपये को मोहन को उधार दे देता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि मोहन को उधार दिया यानी कि मोहन के अकाउंट में कैश तो वो देगा नहीं, हम देख रहे हैं इस 8,000 रुपये को मोहन के अकाउंट में वो ऋण के रूप में जमा कर देगा। ये जो 8,000 रुपये जमा है वास्तव में इसी को हम व्युत्पन्न जमा कहते हैं। अब अगला स्टेप हम देखते हैं कि मोहन को 8,000 रुपये का चेक बैंक ने दे दिया। अब मोहन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस प्रकार से खर्च करता है। हो सकता है मोहन किसी को भुगतान के बदले वो चेक दे दे। अब ऐसी कंडीशन में जब मोहन किसी अन्य व्यक्ति को, या मान लेते हैं कि सोहन को वो चेक दे देता है, भुगतान वो सोहन को इस चेक के माध्यम से कर देता है। ऐसी दशा में अब ये जो सोहन है इस चेक को बैंक में जमा करेगा। मान लीजिए सोहन उसको अपने बैंक में जमा करता है, बैंक बी में। अब सोहन क्या करेगा, इस 8,000 रुपये के चेक को वो अपने बैंक में जमा कर लेगा, यानी बैंक बी में वो जमा कर लेगा। ये 8,000 रुपये जो बैंक बी में सोहन के द्वारा जमा किया गया, ये वास्तव में बैंक बी के लिए प्राथमिक जमा कहलाएगा। अब बैंक बी इसको 2 भागों में बांट देगा, यानी पहला जो इसका 20% है यानी 1,600 उसको वो अपने पास रखेगा, और बाकी जो 80% है यानी कि 6,400 उसको वो किसी को ऋण देने के लिए रख लेगा, ऋण दे देगा वो किसी को। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती जाती है। अब उस 6,400 को बैंक किसी को और ऋण देगा, चेक के रूप में देगा। मान लीजिए उस चेक को उसने किसी अन्य बैंक में जमा कर दिया तो वो प्राथमिक जमा हो जाएगी, और फिर उसको बैंक 2 भागों में बांटेगा, 20% अपने पास रखेगा, 80% किसी को ऋण देगा। तो इस तरह से ये जो जमा करते जाते हैं लोग, इनसे जो कुछ धनराशि बैंक अलग नगद के रूप में रखता है और कुछ ऋण देता रहता है, इससे धीरे धीरे साख का निर्माण होता जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पूरी बैंकिंग प्रणाली वास्तव में इसी साख प्रक्रिया पर टिकी हुई है। यहाँ पर इंटरेस्ट से जो पैसे प्राप्त होते हैं वो बैंक की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन्हीं के माध्यम से बैंक की जो निश्चित जो कार्यप्रणाली होती है वो संचालित होती है। तो आइए इस साख की पूरी प्रक्रिया को, इस उदाहरण को एक टेबल के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि जिस तरह हमने एग्जाम्पल में देखा कि जो बैंक है 4 भागों में बटे हुए हैं, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी और बैंक डी। इसमें हमने उदाहरण में देखा जब लोगों ने निक्षेप जमा किया, पैसा जनता में जमा किया, पैसा बैंक में जमा किया और बैंक ने उसको 2 भागों में बांटा। तो यहाँ पर हम सेकंड कॉलम में देख रहे हैं कि पहले 10,000 प्राथमिक जमा था, फिर 8,000 प्राथमिक जमा हुआ, फिर 6,400 प्राथमिक जमा हुआ, फिर 5,120 प्राथमिक जमा हुआ। तो वास्तव में ये अमाउंट कहाँ से आई? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जब मनीष को जो चेक मिला था उसमें 10,000 रुपये जब उसने बैंक में जमा किया तो बैंक ने उसका 20%, जो आप थर्ड कॉलम में देख रहे हैं, बैंक ने उसका 20% यानी कि 2,000 रुपये नगद रखा अपने पास, और उसका 80% यानी कि 8,000 रुपये उसने दूसरे को ऋण के रूप में दे दिया। और फिर इसी 8,000 को जब दूसरे व्यक्ति ने बैंक में जमा किया तो इसके 2 भाग हो गए। इस 8,000 में से 20% यानी कि 1,600 रुपये बैंक ने अपने पास रखे, और बाकी के 6,400 रुपये जो थे वो आगे ऋण के रूप में दे दिए गए। तीसरा, ये जो 6,400 रुपये जिसको दिए गए, वो जो चेक प्राप्त हुआ उसने फिर उसे बैंक में जमा किया। बैंक ने फिर से इसके 2 हिस्से किए, इसमें से 20% यानी कि 1,280 रुपये उसने अपने पास रखे, और उसके बाद लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं कि 5100 रुपये जो है वो फिर से साख निर्माण में यूज़ कर लिए गए, यानी किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे दिए गए। और फिर से आप देखते हैं कि ये प्रक्रिया आगे चलती जाती है। तो फोर्थ कॉलम का अगर हम टोटल करते
करते हैं तो हम ये कहेंगे कि इतना साख निर्माण बैंक ने कर लिया है। और थर्ड कॉलम का हम टोटल करते हैं तो हम देखते हैं कि बैंक के पास इतनी धनराशि जमा है। तो ये पूरी प्रक्रिया बैंक की चलते रहती है। इसी के आधार पर जो पैसे जमा होते हैं, बैंक जनता को उनके जो डिमांड होती है, जो उनके जमा किए गए पैसे रहते हैं उनका भुगतान करती है, साथ में ऋण का भुगतान किया जाता है और साथ में बैंकिंग के जो अन्य व्यय होते हैं वो इसके अंतर्गत इसके साथ किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें साख निर्माण की सीमाओं की, किस हद तक, किस लिमिट तक इनका निर्माण किया जाता है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि देश में मुद्रा की मात्रा को, जो चलन मुद्रा होती है, चलन मुद्रा के बारे में हमने पिछले अध्यायों में जाना था, तो उस चलन मुद्रा के आधार पर ही वास्तव में साख का निर्माण किया जाता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि चलन मुद्रा साख का आधार होती है। वास्तव में ये माना जाता है कि नगद मुद्रा जो जितनी अधिक चलन में है उतनी ज़्यादा ही जमाएं बैंकों के पास होगी। लोगों के पास धन अगर होगा, चलन मुद्राएं होंगी तो ही वो बैंक में पैसा जमा कर पाएंगे। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों को अगर कोरिलेट करें तो जितना ज़्यादा बैंकों के पास पैसा जमा होगा, बैंक भी उतना ज़्यादा साख का निर्माण कर पाएगा। जैसे कि हमने अभी उसकी प्रक्रिया में देखा, जैसे जैसे पैसा जमा होते जाएगा वैसे वैसे साख का निर्माण भी बढ़ता जाएगा। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि मुद्रा की तरलता पसंदगी भी इसकी एक सीमा है, एक लिमिट है। एक्चुअली क्या होता है कि लोग कई बार मानसिकता भी ऐसी है कि बैंक में पैसा न रखकर अपने पास रखने का प्रयास करते हैं, या कई बार कोई डर या इमरजेंसी के कारण भी कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो बैंक से हो सकता है जल्दी से ना निकाल पाएँ, उसके कारण भी रखने का प्रयास करते हैं। कुछ अनुसंधान से ये भी देखा गया है कि भारत के लोगों की जो मानसिकता है वो कई बार बैंकों में पैसा न रखकर उसका सोना खरीद लेने की, गाड़ कर रखने की, जमा करके रखने की भी है। तो ये सब भी कई ऐसे कारण बन जाते हैं जिनके कारण जमाएं जो है, साख जो है वो नहीं हो पाती है जनता के, बैंक के पास। बैंकिंग आदतें भी बहुत प्रभावित करती है साख को। लोगों की बैंकिंग आदतें यानी कि बचत करने की आदत जितनी ज़्यादा होगी, साख निर्माण उतना ही अच्छा होगा। जितना ज़्यादा वो बैंक में जमा करेंगे उतना ज़्यादा साख का निर्माण होता जाएगा। लेकिन बचत की आदत नहीं है, जमा करने की अगर आदत नहीं है लोगों की, तो साख का निर्माण कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है। ठीक इसी तरह जमाओं पर नगद कोष का जो भुगतान है वो भी एक बात आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक बैंक को कुल जमा का एक भाग जो है वो नगद कोष के रूप में रखना पड़ता है। जैसे अभी हम देख रहे थे उदाहरण में कि 20% वो नगद कोष के रूप में रख ले रहा था और बाकी 80% वो अपने साख के लिए यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नगद कोष जितना अधिक होगा, साख उतनी ही कम होती जाएगी। अगर जनता देख रही है कि लोगों की जो डिमांड है वो इस तरीके से है कि वो जल्दी ज़्यादा पैसे निकाल ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में नगद कोष उसको ज़्यादा रखना पड़ता है और साख का निर्माण फिर कम हो जाता है। तो बैंकों के बारे में, उनके कार्य प्रणाली के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से जाना। अब अगर हम बात करें कि बैंकों का महत्व क्या है, अभी तक हमने बैंकों के बारे में जितनी जानकारी हासिल की उससे हम अपने शब्दों में ये तो कह सकते हैं कि बैंकों का महत्व क्या है। आइए कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसके महत्व पर एक नज़र डालें। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि व्यापार और उद्योग के विकास में सहायक है। हमने देखा कि बहुत सारे जो बैंक हैं वो ऋण प्रदान करते हैं, समय समय पर जितने भी उनको लोन की आवश्यकता होती है एक निश्चित ब्याज दर पर उनको लोन की सुविधा प्रदान करते हैं, और यही एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा जो व्यापार है, जो उद्योग है वो विकसित हो पाते हैं। दूसरा ये देखा जाता है कि बैंक जो है वो पूंजी संचय को भी प्रोत्साहित करते हैं। जब हम बैंक के बहुत सारे स्कीम के बारे में सुनते हैं, बहुत सारे खातों के लाभ के बारे में सुनते हैं कि उससे हमको बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है, हमारा जो जमा धन है वो कई गुना बढ़ सकता है, उस पर हमको कुछ ब्याज मिल सकता है। तो बैंकों की ये सब नीतियाँ ऐसी नीतियाँ हैं जो लोगों को पूंजी संचय के लिए, बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वैसे ही बैंकों के महत्व की हम बात करें तो आर्थिक विकास में सहायक है, नो डाउट। पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस तरह बैंक जो है वो एक तो उत्पादक ऋण भी प्रदान करता है, यानी उत्पादनकर्ताओं को, उद्योगपतियों को भी ऋण देता है, लेकिन साथ साथ वो उपभोक्ता ऋण भी प्रदान करता है, जिससे लोगों का की जो सुविधाएं होती हैं उसमें भी वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बैंकिंग सेवाएं जो हैं वो आर्थिक विकास का आधार बनती हैं।
साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि साख का सृजन, जिसके बारे में कुछ बताने की जरूरत अब नहीं है शायद। मैंने साख सृजन के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से जाना कि किस प्रकार बैंक जो है वो साख का सृजन करता है और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वो मदद उनकी करता है। साथ में इसके महत्व के बारे में हम देखते हैं कि भुगतान करने में सुविधा होती है। पहले भी बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से हम किसी भी धनराशि का भुगतान आसानी से कर सकते थे। अब हमने देखा कि किस प्रकार इंटरनेट सेवाओं का यूज़ करके हम कोई भी मनी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी अमाउंट हम किसी दूसरे व्यक्ति को उनसे ली गई सेवाओं के बदले में पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ही बैंकों का एक महत्व ये भी है कि बैंक हमारे मूल्यवान वस्तुएं जो होती हैं उनको सुरक्षित रखता है। लॉकर के प्रयोग के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार हम लॉकर का प्रयोग कर सकते हैं। लॉकर के प्रयोग के संबंध में अलग अलग बैंकों के अपने अलग अलग नियम होते हैं। उन नियम और शर्तों को फॉलो करते हुए हम अपने मूल्यवान धातु, मूल्यवान जो हमारे अगर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हमारे पेपर्स हैं तो उन सभी को हम लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये तो हमने बात की बैंकों के महत्व की। अब हम बैंकों के बारे में, बैंकों के प्रकार के बारे में हम देख रहे थे। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर है, आइए इस पर एक नजर डालें। रिजर्व बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर। रिजर्व बैंक भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान रखता है। व्यापारिक बैंक बैंकिंग व्यवस्था का एक सदस्य मात्र है। देश में रिजर्व बैंक एक ही होता है, जबकि व्यापारिक बैंक देश में अनेक होते हैं। रिजर्व बैंक पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है, जबकि व्यापारिक बैंक पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है। रिजर्व बैंक के स्थापना का उद्देश्य देश के अन्य बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण करना है, जबकि व्यापारिक बैंकों के स्थापना का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। रिजर्व बैंक का नोट निर्गमन पर एकाधिकार प्राप्त होता है, जबकि कोई भी व्यापारिक बैंक नोट निर्गमित नहीं कर सकता है। रिजर्व बैंक का आम जनता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, जबकि व्यापारिक बैंक का आम जनता से प्रत्यक्ष संबंध होता है। रिजर्व बैंक पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि व्यापारिक बैंक पर सरकार तथा जनता का स्वामित्व होता है। रिजर्व और व्यापारिक बैंकों में अंतर देखने के बाद हमने इसके पहले भी देखा कि बैंकों का महत्व बहुत सारा है। बैंक हमारे लिए बहुत सारे अच्छे कार्य भी करती है, लेकिन अपने आप में जिस तरह हमने देखा कि प्रत्येक जिस भी विषय पर हमने अध्ययन किया उसके अपने कुछ लाभ थे तो कुछ हानियां भी थी। ठीक इसी तरह व्यापारिक बैंकों के भी कुछ दोष हैं जिन्हें हम कुछ बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं। तो इसका सबसे पहला दोष जो होता है वो ये है कि अपर्याप्त जमाएं। कई बार हम देखते हैं कि बैंकों में जो जमाएं होती है, जो जमा धनराशि होती है, वो अपर्याप्त होती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो भी कम होती है, जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है, लोगों को के पास जो आय है वो उनकी आवश्यकता को पूरा कर पाने में ही संभव खर्च हो जा रही है। तो निश्चित सी बात है कि जमा वाली स्थिति निर्मित नहीं हो पाती और यही कारण है कि जमाओं का जो एक आंकड़ा है वो बहुत कम है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि अमेरिका में जो प्रति व्यक्ति जमाएं हैं जो कि 2923 है, उसके अनुपात में भारत में ये सिर्फ 321 रुपए प्रति व्यक्ति ही आती है। दूसरी अगर हम बात करें कि बैंकिंग आदतों की कमी की, तो ये भी एक दोष है, ये भी एक कारण हम कह सकते हैं कि बैंकिंग जमाओं के कम होने का है कि लोगों की जो बचत की जो आदतें हैं वो कम है या नहीं है। वास्तव में आधुनिकता के कारण लोग जो एक दूसरे की देखा देखी के कारण अपनी जो उनकी सीमित आय होती है उससे भी ज़्यादा खर्च करने का वो प्रयास करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण बनते हैं कि पूंजी संचय वो नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं। तीसरा, यहाँ पर बैंक का असंतुलित विकास देखा गया है कि बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहाँ अभी भी बैंकों का विकास नहीं हो पाया है। इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कुछ ये सब ऐसे स्टेट है जहाँ बैंकों का विकास अभी भी अधूरा है।
साथ में हम यहाँ पे देखते हैं कि विनियोग की जो गलत नीतियां हैं, कई बार हमने महत्व में देखा कि बैंक जो होता है वो अपने ग्राहकों को सही सलाह देता है, बताता है कि वो अपने पैसे को कहाँ विनियोजित करें, लेकिन भ्रम की स्थिति में या सही सलाह ना ले पाने की स्थिति में लोग जो होते हैं वो सही जगह विनियोग नहीं करते। बैंकों में विनियोग ना करके प्राइवेट जो संस्थान होते हैं उस पर ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से, लालच के उद्देश्य से उस पर अपने पैसे लगा देते हैं। आप आए दिन समाचार पत्रों में भी पढ़ते होंगे, न्यूज़ में भी देखते होंगे कि बहुत सारी चिट फंड कंपनियां ऐसी है जिस पर लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी, जीवन भर की कमाई लगा दी, और फिर वो जो चिट फंड कंपनियां हैं वो पैसे लेकर कहीं भाग जाती हैं, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, गायब हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा लाभ और जल्दी लाभ कमाने के कारण जो जनता है वो प्राइवेट जो सेक्टर है उन पर इन्वेस्ट करती है, बहुत अच्छे से छानबीन भी नहीं किया जाता, और वास्तव में वो जो बचतें बैंक में सही जगह में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती हैं। अब इन बैंकों के दोषों को दूर कैसे किया जाए, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो व्यापारिक बैंकों के दोषों को दूर करने के लिए जो सुझाव हैं उनमें सबसे पहला सुझाव ये है कि बैंकों में आपस में जो प्रतिस्पर्धा है उन पर रोक लगाई जाए। कई बार बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा के चलते ये जो बैंक होते हैं ये अपने ऋण देने के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, ब्याज की जो दरें होती हैं उनको कम करते हैं, जिससे इनको काफ़ी हानियां होती हैं, और दूसरी तरफ जो जमाओं पर जो ब्याज दिया जाता है उनको बढ़ाते हैं ताकि वो प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक विपरीत प्रभाव उन बैंकों पर पड़ता है। तो वास्तव में इस सभी समस्या का एक ही समाधान है कि बैंकों के आपस में इस तरह की प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाई जाए। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकारी नीतियाँ जो है वो थोड़ी सी सहयोगात्मक होनी चाहिए। हालांकि बैंक जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वित्तीय संस्थान है, लेकिन फिर भी सरकार को चाहिए कि किसी न किसी रूप में या आवश्यकता पड़ने पर बैंकों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करे। तीसरा ये भी हम कह सकते हैं कि बैंकों का एकीकरण किया जाए, जो आप वर्तमान में देखते भी होंगे कि बहुत सारे बैंकों की स्थिति को देखते हुए 3-4 बैंकों को मर्ज करके उनका एकीकरण कर दिया जा रहा है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसका लाभ उन छोटे छोटे बैंकों को प्राप्त होता है जो बीमार पड़ी इकाइयां हैं, बंद होने के कगार पे हैं, जिनकी जमाए निक्षेप या साख की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इन बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके इनका एकीकरण करके भी इनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। साथ में हम यहाँ पे देखते हैं कि बैंकों में जो कर्मचारी हैं वो प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो और कुशल हो। यही कारण है कि बैंकिंग एग्ज़ाम को पास करने के बाद जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि समय समय पर उन लोगों को, बैंक के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता रहे। साथ ही एक कार्य ये भी किया जा सकता है कि बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाया जाए। पूरी की पूरी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाए। बैंक के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो अपने बैंक के ग्राहकों से सम्मानपूर्वक बात करें, सहयोगात्मक व्यवहार उनसे करें। जब भी वो किसी प्रकार की कोई जानकारी हासिल करना चाहें बैंक की कार्यप्रणाली से संबंधित, तो ज़रूर उनको बहुत अच्छे से, विस्तार से और बहुत सहयोगात्मक रवैये से वो जानकारी दें ताकि वो उस बैंक के ग्राहक बने रहें। साथ ही एक काम ये भी करना चाहिए कि बैंकिंग क्रियाओं का यंत्रीकरण करना चाहिए। वास्तव में नेट बैंकिंग के द्वारा हम देख रहे हैं कि बैंकिंग क्रियाओं का यंत्रीकरण तो किया जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी इसके विकास की ज़रूरत है। कई बार हम देखते हैं कि जब हम एटीएम यूज़ करने जाते हैं तो एटीएम मशीनें ख़राब रहती हैं। कई बार जब हम बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो बैलेंस नहीं बताती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहिए ताकि लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में उनका विश्वास बना रहे। तो हमने इस पूरे अध्याय में देखा कि किस प्रकार जो बैंकिंग प्रणालियां है, बैंक जो है, बैंकिंग व्यवस्थाएं जो है, वो चाहे उद्योगपति हो, व्यापारी हो या सामान्य आय वर्ग का कोई व्यक्ति हो, सभी के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, काफ़ी समय समय पर उनको सहयोग प्रदान करते रहती हैं।